मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम जो है कल अपने टॉपिक कौन सा चल रहा था हमारा, हमने कल पढ़ा था एटमॉस्फेयर, शुरू कर दिया था हमने ना। जो हमारा वायुमंडल था वो हमने शुरू कर दिया था कि वायुमंडल होता क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व हमारे या संगठन जो किस प्रकार का उसका पाया जाता है। इसी में जो है हमने लास्ट में छोड़ा था एरोसोल्स। एरोसोल्स या जो वायुव्य जो कण थे उनके बारे में हमने बात कर ली थी और उसमें 3 टर्म्स हमने देखे थे, 3 छोटे छोटे वर्ड्स हमने देखे थे उसमें, अवशोषण, प्रकीर्णन और परावर्तन। तो हमने बात की थी कि इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। देखिए अवशोषण क्या होता है। देखिए अवशोषण का मतलब होता है अपने अंदर एक तरीके से उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेना। जैसे मान लीजिए कि सूर्य का जैसे ये सतह है और ऊपर से यहाँ से सन की रेज इसके ऊपर पड़ रही है, सन की किरणें जब इसके ऊपर पड़ रही है इस सतह के ऊपर जो पृथ्वी की सतह है, तो अब क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने बात कर ली हमारे जियोमॉर्फोलॉजी में, पर्वत है, पठार है, मैदान है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो उन सब का क्या करती हैं, उन सब के ऊपर जब तापमान की किरणें पड़ती हैं तो वो अलग अलग तरीके की, अलग अलग मतलब एक तरीके से हम बात करें उसमें तो एक अलग तरीके से अवशोषण का काम करेंगी। हर जो तत्व है जो सतह के ऊपर स्थित है उसकी अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है। जो ये कणों के रंग के आधार पर, जो ये कण होते हैं, जो ये सूर्य की किरणें आती हैं, ये रंग के आधार पर सूर्य के प्रकाश का अवशोषण निर्धारित करती है। मतलब जो पृथ्वी की सतह पर स्थित जो प्रत्येक तत्व है वो अलग अलग तरीके से इन जो सूर्य की किरणें होती है इनके तापमान को अवशोषण करने का काम करती हैं। तो अवशोषण क्या हुआ कि कणों की एक ऐसी प्रकृति तथा कणों के रंग के आधार पर सूर्य प्रकाश का अवशोषण निर्धारित होता है। और अवशोषण ये होता है कि किसी जब सूर्य के प्रकाश जो है हमारी सतह पर आया और किसी तत्व ने उसको अवशोषित कर लिया, यानी उसको अपने अंदर ले लिया या फिर उसको एक तरह से स्टोर करके रख लिया, तो वो कहलाता है हमारा अवशोषण। और प्रकीर्णन की प्रक्रिया, मान लीजिए कि जब ये सन की किरणें थी, सूर्य की किरणें हैं, सूर्य है और इससे बहुत सारी किरणें यहाँ से निकलती हुई आ रही है जो हमारे सूर्य ताप के रूप में हमारे पास आती है पृथ्वी की सतह पर। जो ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से पहले क्या करती हैं, ये जो सौर विकिरणें होती हैं ये हमारे वायुमंडल में जितने भी एरोसोल्स होते हैं उन सबसे टकराती है ना, उनसे तो गुजरती हुई ये सतह पर पहुंचेंगी। और जब ये इन एरोसोल से टकराती हैं तो ये 2 प्रकार का फॉर्मेशन हमें देती है। एक होता है चयनात्मक और एक होता है अचयनात्मक। लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जब सन की किरणें यहाँ सतह पर आई और उसके बाद में इसका बीच में ही यहाँ वायुमंडल से ही उसका एक तरह से वापस लौट जाना हमारे यहाँ क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। और वहीं अगर परावर्तन की बात करें, मान लीजिए सन की जो है किरणें ऐसे पृथ्वी की सतह पर आ रही हैं और पृथ्वी की सतह पर टकराकर जब वो वापस लौट जाती है तो उस वाली प्रक्रिया को कहते हैं हम परावर्तन। तीनों क्रिया समझ में आई। अवशोषण मतलब जो सूर्य की किरणें आई उनका जो एरोसोल्स होते हैं ना, जो ये हमने वायुव्य कण की बात की, ये इन तीनों में महत्वपूर्ण होता है। जो एरोसोल होता है वो इनको क्या करता है, इनको तीनों प्रकार से यानी कि अवशोषण भी करता है, उनमें प्रकीर्णन भी करता है और परावर्तन का काम भी करता है। जैसे देखिए जो ये अवशोषण जो है, अवशोषण है तो क्योंकि सन की किरणें आई, सूर्य की किरणें सतह पर आई और बीच में क्या है, वायुव्य कण आ गए। तो जैसे वायुव्य कण और जो सतह की जो ये स्थल रूप है, जितने भी यहाँ पर स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, इन सब ने इनको अपने अंदर ही रख लिया, यानी कुछ मात्रा में उसको अवशोषित कर लिया। प्रकीर्णन कि जब ये जो वायुव्य कण है ये वायुमंडल में मौजूद थे और जब ये सन की किरणें आई, सूर्य की किरणें इससे टकराई तो यहीं पर इनका कुछ जो है किरणें यहाँ से वापस लौट गई, तो वो हमारा प्रकीर्णन की क्रिया कहलाई।
और जब सतह से टकरा कर जब कोई किरणें वापस जाती है तो वो परावर्तन की क्रिया कहलाती है। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत है? ठीक है, ये हमारा कल का जो टॉपिक छूट गया था उसमें से हमने बात की है। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारी, वो है हमारी वायुमंडल की परतें। ठीक, अभी देखिए, आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा महाद्वीप, महासागर कैसे बने, कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, कौन सी स्थलाकृतियाँ, मतलब सतह के ऊपर जितनी भी चीज़ें विद्यमान थी उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारी सतह है, जो जमीनी स्तर है, उससे ऊपर की ओर जब जाते हैं तो किस प्रकार की संरचनाएं हैं। यानी जो भी, मान लीजिए कि हमने बात की कि जो भी ऊपर, जो पृथ्वी की जो सतह है उससे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मान लीजिए कि आप लोगों को पता है ऊपर बादल हैं, बारिश होती है ऊपर से, ये सारे फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं, ये सब के जब स्टडी की जाती है तो वो हम वायुमंडल में करते हैं। और वायुमंडल क्या होता है हमारा, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ का जो एक तरीके से वातावरण है उसको हम सम्मिलित रूप में वायुमंडल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? फिर हमने इसके बारे में बात की कि वायुमंडल में जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें, वायव्य कण और एरोसोल्स और बहुत सारे धूल कण और ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, इतनी बात हमने कर ली थी। अब जैसे हमने बात की थी कि जैसे पृथ्वी की ये अंदर के भाग था, जो ये पृथ्वी के जो अंदर का जो भाग था, इसमें हमने विभिन्न प्रकार की परतों की बात की थी। जैसे हमने क्या क्या बात करी थी, हमारी क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीनों के बारे में बात की थी ना, कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम जाते हैं तो ये 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर, यानी कि जो हमारा जो सतह है उससे जब हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी परतें बनी हुई हैं इसी रूप में। तो अब हम उन परतों के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है हमारी वायुमंडल की परतें, और जब ये परतें सही से समझ में आ जाएंगी तो आपके लिए क्लाइमेटोलॉजी बहुत इजी हो जाएगा। वायुमंडल की परतों में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी सतह है तो ये 0 डिग्री से 0 किलोमीटर से स्टार्ट कर दो। जो ये वाला भाग है, जो 13 किलोमीटर तक का जो भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जो 13 किलोमीटर तक का जो भाग है ये वाला हमारा कहलाता है क्षोभ मंडल। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा क्षोभ मंडल। तो 0 डिग्री से 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक का जो भाग है वो हमारा क्षोभ मंडल कहलाता है। हम अब ऊपर की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं, तो 13 किलोमीटर तक क्या है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक, दूसरी जो परत आती है हमारी, ये लीजिए 50 किलोमीटर पर, तो यहाँ तक की जो ये वाली जो परत है इसको हम कहते हैं समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल। उसके ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ 640 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको आप यहाँ क्या कहेंगे, आयन मंडल। नहीं सॉरी, ये पहले यहाँ तक का जो भाग है 80 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको आपने कह दिया यहाँ पर मध्य मंडल। उसके बाद ये 640 किलोमीटर तक का जो भाग है ये हमारा आयन मंडल, या फिर हम इसको ताप मंडल भी कहते हैं, ताप मंडल भी कहा जाता है। और 640 किलोमीटर से ऊपर हम जाते हैं तो उसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। और अभी जो है इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी अभी भी चल रही है, और उन सब स्टडी के आधार पर अभी भी इसको बहुत सारे भागों में आगे ऊपर भी जो है इसका अध्ययन किया जा रहा है। आजकल आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, इतनी एडवांस हो गई है कि वो ऊपर की और परतों के बारे में भी हमें बताने की कोशिश कर रही है। तो अभी तक जो है हमारे पास जो डेटा विद्यमान है वो इतना ही है। जब हम सतह से ऊपर जा रहे हैं तो 13 किलोमीटर वाले भाग को, 13 किलोमीटर तक के भाग को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। 50 किलोमीटर तक के भाग में हम समताप मंडल, और ये 50 से 80, पूरा 0 से 80 नहीं, 50 से 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम मध्य मंडल, और 80 से 640 के बीच को हम ताप मंडल या आयन मंडल कहते हैं।
और 640 से जब आप ऊपर जाओगे तो वो बहिर्मंडल कहलाता है, या फिर इसको चुंबकीय मंडल भी बोला गया है। बहुत सारी नाम इसको दिए गए हैं। एक चुंबकीय मंडल भी इसको कहा गया है, और इसके ऊपर अध्ययन अभी कार्यरत है। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। आपके लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक, अब हम एक एक परतों को लेंगे और एक एक परत को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और बार बार में हम इस डायग्राम को देखते हुए चलेंगे इसके साथ साथ। ओके, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्षोभ मंडल। कौन सा है हमारा सबसे पहले? क्षोभ मंडल। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ नोट्स बनाते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते रहते हैं कि मैम इसमें PDF नहीं मिला, ये नहीं मिला, और कभी भी किसी ने क्वेश्चन पुटअप नहीं किया। आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए ना। समझेंगे तभी आप अच्छे से अपना आंसर लिख पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की हमने बात कर ली कि औसत ऊंचाई इसकी कितनी होती है। इसकी औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर तक। जो 13 किलोमीटर तक का जो भाग होता है वो हमारा क्षोभ मंडल कहलाता है। देखिए, अब जो ये क्षोभ मंडल है ये भी विषुवत रेखा पर और ध्रुवीय क्षेत्रों पर अलग अलग ऊंचाई लिए हुए है। जैसे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा 0 डिग्री था और ये हमारा 90 डिग्री है। जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी हम एक बार ग्लोब जरूर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री ये मानी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये वाला क्षेत्र हमारा क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय इसलिए क्योंकि ये बर्फ से जमा हुआ है, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम होता है यहाँ पर। देखिए, तो ये क्षोभ मंडल तो क्योंकि यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर तो बताई है, भूमध्य रेखा पर तो अधिक ऊंचाई तक बताई है, मतलब 18 किलोमीटर या लगभग 13 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 13 किलोमीटर तक भूमध्य रेखा पर मिलता है। और क्षोभ मंडल अगर ध्रुवीय क्षेत्रों पर बात करें तो ये सिर्फ 8 किलोमीटर के क्षेत्र तक ही पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज के लिए। अब देखिए, इस मंडल को, जो ये क्षोभ मंडल है, इस मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। अभी हम बात करेंगे परिवर्तन मंडल या फिर संवहनीय मंडल। परिवर्तन मंडल या संवहनीय मंडल भी हम इसको कहते हैं। देखिए कैसे। परिवर्तन मंडल, जो ये हमारी बारिश होती है, बादल गरजते हैं, जितनी भी जलवायु से संबंधित या फिर जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, या फिर जितनी भी एक तरीके से हम बोलें कि चक्रवात आना, जो ये हमारा चक्रवात आना और उसके अलावा हमारे यहाँ बारिश आना, ये सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं ये हमारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं। मतलब जो परिवर्तन जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं वो सारे के सारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। संवहनीय मंडल क्योंकि सबसे गर्म मंडल भी यही माना जाता है। गर्म मंडल इन द सेंस, जैसे यहाँ पर जब ऊपर आप जाओगे तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे क्षोभ मंडल में, तो तापमान जो है, तापमान की एक दर है, उस दर से ये कम होना शुरू हो जाता है। मतलब आप अगर 165 मीटर पर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। तो जो ये एक आदर्श दशा है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इस प्रकार से जो तापमान कम होने की दर है, इसलिए इसको संवहनीय मंडल या परिवर्तन मंडल के रूप में जाना जाता है। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत? अब देखिए, जो आपके अक्षांश हैं, अक्षांश का मतलब समझ गए ना, अक्षांश ये वाले अक्षांश और क्षोभ मंडल की ऊंचाई, जैसे देखिए ये अक्षांश हो गए और क्षोभ मंडल की ऊंचाई, मंडल की ऊंचाई में अपने यहाँ पर विलोमानुपाती संबंध होता है। विलोमानुपाती संबंध होता है, मतलब जो मान लीजिए विलोमानुपाती संबंध का मतलब होता है भूमध्य रेखा पर अक्षांश कम है लेकिन क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक है। ध्रुवीय क्षेत्र खुद अधिक ऊंचाई पर है, 90 डिग्री पर है अक्षांश तो,
लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो कम है, तो ये एक विलोमानुपाती संबंध के रूप में हमारे यहाँ जाना जाता है। और हमने बात कर ली नॉर्मल लैप्स रेट, मतलब नॉर्मल लैप्स रेट मतलब जो एक आदर्श दशा होती है। जैसे हमने बात की थी कि हम जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी तरह से हम पृथ्वी के जब ऊपर वाले भाग पर जाते हैं तो हमारा 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई आप लोगों को। अब देखिए, इस जब ऊंचाई पर हम जाते हैं तो तापमान में कमी होती है, और जैसे तापमान में जब कमी होती है, तापमान में कमी होती है तो ऊपर वाली जो वायु होगी वो ठंडी हो जाएगी। तापमान कम होने से ठंड होती है ना। आप लोग देखेंगे कि आपका फ्रिज है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर आप कम करते हो तो वो ज़्यादा ठंडा करता है, और टेम्परेचर अगर अधिक कर देते हो तो वो गर्म करने लग जाता है। मतलब टेम्परेचर कम करने से आपकी जो एयर है वो भारी हो जाती है, यानी वो ठंडी हो जाती है। जो वायु होती है या जो हवा होती है, जब वो ठंडी होगी तो वो भारी होगी, और भारी होगी तो वो नीचे बैठेगी, नीचे जमा होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट चलता है। आप लोग साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये इन सब चीज़ों को। ये जो साइंस का स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाते हैं। लेकिन आप लोग भी इसको समझेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो वायु ठंडी होगी, यानी कि जहाँ पर तापमान कम होगा, तापमान कम इन द सेंस, जैसे हमारे यहाँ पर सर्दियों में हमने कहते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया आज तो। गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है और सर्दियों में टेम्परेचर गिरता है, कम होता है। जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा मतलब वो बर्फ़ बनने की स्थिति में है, बर्फ़ बन जाती है। और जब वायु जो है वो जब टेम्परेचर कम होगा तो वायु ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो वो भारी होगी, और भारी होती है तो वो चीज़ भारी होती है तो क्या होती है, ऊपर उठ पाएगी नहीं, वो नीचे जमा होती चली जाती है। ठीक है, ये हमारा ये था। उसके बाद में हम देखिए, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के जितने भी विमान होते हैं ना हमारे, जो हमारे नेशनल, जैसे मतलब इंडिया के अंदर जितने भी वो चलेंगे, हवाई जहाज चलेंगे या फिर जितने भी एरोप्लेन चलेंगी, वो सारी की सारी हमारी क्षोभ मंडल में चलती है। लेकिन जो इंटरनेशनल होती हैं वो अलग होती हैं, वो समताप मंडल में चली जाएंगी। लेकिन जो भी नेशनल यानी कि भारत के अंदर जो, इसलिए तो देखो ऊपर किसने रूट डिसाइड कर रखा है, ऊपर कैसे पता चलता है कि ये वाला क्षेत्र इसका है और ये वाला, ये ऊंचाई से डिसाइड होता है। आप एक देश की बात कर रहे हैं तो उसके जो वायुयान होंगे एक देश के अंदर उड़ेंगे तो वो हमारे क्षोभ मंडल में उड़ेंगे, मतलब सिर्फ 13 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई पर मिलेंगे। उससे ऊपर जो उड़ेंगे वो एक देश से दूसरे देश में उड़ने वाले होंगे। उससे ऊपर जाओगे तो आपके सैटेलाइट्स होंगे, जो हमारे ये रॉकेट उड़ाए जाते हैं, ये सब भी तो होते हैं ना, वरना तो ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे सारे। ऐसा नहीं होता। जो नेशनल होते हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में, जो इंटरनेशनल होते हैं वो हमारे समताप मंडल में, और उससे ऊपर जो हम बात करेंगे, हम आगे देखेंगे उसको, कि वो हमारे रॉकेट्स वगैरह होते हैं जो उसके अंदर अपनी जो है एक तरीके से स्थापित होते रहते हैं। अब देखिए, जो आपका क्षोभ मंडल था, ये देखिए हम इसमें वापस डायग्राम में देखते हैं। जो ये हमारा क्षोभ मंडल है, इसी के अंदर क्या है, एक क्षोभ सीमा बनी हुई है। यहाँ पर एक क्षोभ सीमा बनी हुई है। देखिए, क्षोभ मंडल की सारी विशेषताएं हमने देख ली ना, विशेषताएं इसकी सारी, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल की जब सारी विशेषताएं देख ली तो अब हम देखेंगे कि ये जो यहाँ से, क्योंकि समताप मंडल शुरू हो जाता है, और यहाँ पर जो ये 1 से 2 किलोमीटर मोटाई की एक परत होती है जो यहाँ पर मिलती है, इसको हम क्या कहेंगे, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा हम इसको कहते हैं। जो ये क्षोभ सीमा होती है, इसमें इस समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। ये एक संक्रमण क्षेत्र होता है, 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी स्थिति होती है यहाँ पर, और ये 1 से 2 किलोमीटर मोटाई का होता है। और जो ये वाला क्षेत्र होता है, इसमें समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों की विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं।
इतनी चीज़ों में आप लोगों को कोई दिक्कत है कि भाई ये सब चीज़ें कैसे फॉर्मेट हो रही हैं, कैसे कैसे बनी हुई, हम देखो बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ें समझने की हैं। आप एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए। जब आप समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप आंसर भी लिख पाओगे। जब समझ में ही नहीं आएगा तो आप आंसर लिख ही नहीं पाओगे, फिर वो रटी रटाई चीज़ें हो जाती हैं, जो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। और मैं जो आप लोगों को राय दूंगी कि सविंदर सिंह की जो बुक है, आप लोग अगर आपको समझ में आती है तो नो डाउट आप पढ़िए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज अभी आपके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है, थोड़ी सी हार्ड है। तो जितना इजी लैंग्वेज में आप लोग स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए आप देखिए फर्स्ट क्लास में जब कोई बच्चा जाता है तो उसको कितना इजी लैंग्वेज से समझाने की कोशिश नहीं करते। टीचर उसको 1 2 3 पढ़ाता है तो कैसे चित्र से या फिर किस तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश करता है। डायरेक्ट ये थोड़ी है कि उसको मैथ की बुक पकड़ा दी और चलो करो तुम। इसी प्रकार से जैसे आपका जो ये टॉपिक है या फिर कोई भी आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी से संबंधित जो भी टॉपिक होगा, उसके लिए सविंदर सिंह की बुक अच्छी है, लेकिन अगर वो आपको समझ में आती है तभी तक वो अच्छी है। अगर वो आपको समझ में ही नहीं आ रही है तो फिर क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि आप लोग सबसे पहले जो नोट्स आपको मिल रहे हैं उनको याद करें, उनको समझें। जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तब आप बुक से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने आता है। फिर जब कोई चीज़ पढ़ी हुई होती है, जब उसको दोबारा पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको रिलेट कर पाते हो। ठीक है। तो हमने आज के क्लास में बात करी क्षोभ मंडल की। ठीक, क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। उसके बाद हमने क्षोभ सीमा की बात की। क्षोभ सीमा में समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार से हम आगे की हर मंडल की अलग अलग तरीके से बात करते जाएंगे, जो जो इनकी विशेषताएं। ठीक है। बाकी की क्लास बातें हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।